एपिसोड 11 सूर्य कबीले पर हमला। भानु जब अपने कबीले वापस लौटा तो उनके कबीले वालों ने उनका स्वागत किया। देवराज और उसके परिवार को साथ लाने की वजह से कबीले के कुछ बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं और रुद्र और भैरवी के पास शक्तियां नहीं होने की वजह से कबीले के लोग उनके बारे में भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन देवराज और भानु इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर अगली सुबह रुद्र की शक्तियां बढ़कर दूसरे सितारे पर पहुंच गई थी। वह एक योद्धा बन चुका था। फिर दरबार में बुजुर्गों की बैठक हुई जिसमें रुद्र और उसके परिवार को भी बुलाया गया था। रुद्र ने कहा, आप चलो, मैं आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नौकर वहां से चला जाता है और रुद्र जल्दी से तैयार होकर दरबार की ओर बढ़ने लगता। जब रुद्र दरबार में पहुंचता है तो भानु लीडर की कुर्सी पर बैठा था। उसके दोनों तरफ बूढ़े लोग बैठे थे। उनकी कुर्सियां उनके कबीले में उनके ओहदे के अनुसार लगाई गई थी। रुद्र अपने बाबा के बगल में जाकर खड़ा हो गया, जो पवन और चमन के साथ बुजुर्गों के बाद की कुर्सियों पर बैठे हुए थे। आज मैं घोषणा करना चाहता हूं कि आज हमारे कबीले में कुछ नए मेहमान जुड़ने वाले हैं। उनका नाम है देवराज। रुद्रा और भैरवी आज और अभी से हमारे कबीले के नए सदस्य होंगे और देवराज आज से ही पवन और चमन की तरह मेरे अंगरक्षकों में से एक होंगे। भानु ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ यह घोषणा किया। देवराज अपने बच्चों के साथ उठकर सभी लोगों को नमस्ते किया। रुकिए लीडर, लेकिन मुझे आपके इस घोषणा से आपत्ति है और आप शायद भूल रहे हैं कि आप इस कबीले की सारे फैसले अकेले नहीं ले सकते। आपके फैसले में हम बुजुर्गों की सहमति होनी भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपकी सहमति होना। काबिले के पहले बुजुर्ग अमरेंद्र ने कहा, लेकिन आपको देवराज और उनके बच्चों के हमारे कबीले के मेंबर होने से भला आपको क्या आपत्ति होगी? लीडर भानु ने कहा, मुझे आपत्ति है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी एरा गैरा आदमी हमारे कबीले का एक मेंबर नहीं बन सकता और आप शायद ये भूल रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये आदमी देवराज हमारे दुश्मन दल सम्राट दल का एक मेंबर है। पहले बुजुर्ग अमरेंद्र ने कहा, मेंबर है नहीं मेंबर था, लेकिन अब वह इस कबीले का एक मेंबर होगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वह किस दल का मेंबर था? वह अब हमारे कबीले का एक मेंबर बनना चाहता है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और देवराज महावीर रैंक का योद्धा है, इससे हमारा कबीला और मजबूत ही होगा। भानु ने पहले बुजुर्ग को तर्क देते हुए कहा, इसी बात कर तो डर, महावीर रैंक का योद्धा है। अगर कल को उसने हमें धोखा देने की कोशिश की और वापस सम्राट दल में जाकर मिल गया तो हमारे लिए तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और मैं इस कबीले का पहला बुजुर्ग होने के नाते ऐसे में किसी आदमी पर भरोसा करके उसे अपने कबीले में कैसे शामिल होने दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पहले बुजुर्ग ने अड़ते हुए कहा, नहीं बुजुर्ग की मेरा वादा है कि मैं इस कबीले को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। देवराज ने पहले बुजुर्ग से कहा, हमें तुम पर भरोसा नहीं है। पहले बुजुर्ग ने कहा, बड़े बुजुर्ग सही तो कह रहे हैं, हम तुम पर भरोसा कैसे करें? आखिरकार तुम हमारी दुश्मन दल से हो। क्या पता उन्होंने तुम्हें यहाँ हमारी जासूसी करने के लिए भेजा हो। हमारे लीडर तो भोले हैं जो किसी की भी बात में आसानी से आ जाते हैं। पहले बुजुर्ग के भरोसेमंद लोगों में से एक चार थे। बुजुर्ग अम्माबाला ने कहा, मेरा उस दल से अब कोई भी वास्ता नहीं। मैं कभी भी उसे दर में वापस नहीं जाऊंगा। इस दुनिया में परिवार से बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता और मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ। देवराज ने अपनी बात कही, ठीक है चलो, हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन तुम्हें भी अपनी बात को साबित करना होगा, तभी तुम हमारे कबीले एक मेंबर बन सकोगे। तो क्या तुम अपनी बात को साबित करने के लिए तैयार हो? दूसरे बुजुर्ग समर्थ ने कहा। तभी सभी बुजुर्गों ने एक स्वर में कहा, तुम्हें अपनी बात को साबित करना होगा, तभी तुम हमारे कबीले के एक मेंबर बन सकोगे, वरना तुम्हारे लिए हमारे कबीले में कोई जगह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो ठीक है, ये तय रहा कि देवराज की परीक्षा लिया जाएगी, लेकिन देवराज को किस तरह की परीक्षा देनी होगी? भानु ने सभी बुजुर्गों से पूछा। लीडर, अभी अभी खबर आई है कि हम पर हमला हुआ है, कृपाली सिंह ने कहा। और उसकी बात खत्म होने से पहले ही भानु ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, क्या? किसने किया है हम पर हमला? उसकी आवाज़ सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग घबरा गए। लीडर, हम पर हमला सम्राट दल के लोगों ने किया था और हमारे जड़ी बूटियां वाले पहाड़ पर सम्राट दल के लोगों ने हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया है और हमारे लोगों को भी उन लोगों ने जख्मी कर दिया है। हम पर हमला करने वाले सेना का नेतृत्व धीरेन्द्र का बेटा अरविंद कर रहा था। सुना है वह अपने पिता से भी ज़्यादा बेरहम है और उसने हमारे सिपाहियों को उसने बड़ी बेरहमी से जख्मी कर दिया है। तो क्यों ना हमारे जड़ी बूटी के पहाड़ को वापस लेने के लिए देवराज को ही भेजा जाए? सातवें बुजुर्ग कृपाली सिंह ने कहा। सातवें बुजुर्ग की बात के लिए भानु तुरंत राजी हो गया और देवराज की तरफ देखते हुए कहा, कहो मेरे शेर, क्या तुम भी राजी हो? उद्धरण चिन्ह। देवराज ने भी भानु की तरफ देखते हुए इस बात के लिए हामी भर हुए कहा, ओ लीडर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो क्या देवराज अरविंद को हराकर सूर्य कबीले के लोगों को उनका पहाड़ वापस लौटा पाएगा या फिर देवराज कुमार का सामना करना पड़ेगा? आगे जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ पावर। हमारे साथ हमारे YouTube चैनल
डी के स्टोरी पर, जहां आपको हर रोज रुद्र द जर्नी ऑफ पावर के आगे के आने वाले सभी एपिसोड के ऑडियो बुक सुनने को मिलते रहेंगे। ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियो और ज़रूरी जानकारी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 12 युद्ध की तैयारी। सूर्य कबीले के सभी बुजुर्ग बैठक बुलाते हैं, जिसमें देवराज और उसके परिवारों को भी बुलाया जाता है। बैठक में देवराज को कबीले में शामिल करें या ना करें, इसी बात पर चर्चा हो रही होती है। इस चर्चा में देवराज को इस अपने कबीले में शामिल करने के लिए एक परीक्षा देने की मांग किया जाता है। साथ में बुजुर्ग कृपाली सिंह को खबर मिलती है कि सूर्य कबीले के जड़ी बूटी वाले पहाड़ पर सम्राट दल द्वारा हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया गया है। तो साथ में बुजुर्ग उसी को देवराज की परीक्षा के रूप में पहाड़ को वापस अपने कब्जे में लेने के लिए कहते हैं। देवराज इसके लिए राजी हो जाता है। तो ये तय हो गया कि देवराज ही हमारे कबीले में हुए इस हमले का हिसाब लेगा और हमारे पूर्व में स्थित संजीवनी पहाड़ को वापस सूर्य कबीले को दिलाएगा। और यही देवराज और उसके परिवार का भविष्य तय करे कि देवाराज मेरा अंगरक्षकों में से एक बनेगा या नहीं, यानी सूर्य कबीले का एक मेंबर होगा या नहीं। भानु ने ये घोषणा किया, जिसे सभी बुजुर्गों ने अपनी सहमति दी। तो ठीक है देवराज, तुम्हें सूर्य कबीले के कुछ सिपाही दिए जाएंगे जो शक्तिवीर रैंक होंगे, और तुम्हें कल सुबह ही संजीवनी पर्वत के लिए निकलना होगा, तो जाओ तैयारी करो। भानु ने देवराज को आदेश देते हुए कहा। भानु के इतना कहते ही देवराज वहां से चला गया। उनके साथ पवन और चमन भी चले गए। भानु दरबार में बुजुर्गों से कुछ देर और कबीले के मसलों के बारे में बात करने के बाद वह भी वहां से चला गया। दरबार पूरी तरह से खाली हो गया। केवल पहले बुजुर्ग और उसके कुछ विश्वासपात्र बुजुर्गों जैसे चौथे बुजुर्ग अंबाला, छठे बुजुर्ग भराला, सातवें बुजुर्ग कृपाली सिंह और आठवें बुजुर्ग अमरीश सभी वहां पर रुके हुए थे। पहले बुजुर्ग अमरेंद्र ने कहा, अमरीश तुम उसे ऐसी सेना देना जिसमें केवल सबसे कमजोर शक्तिवीर रैंक के योद्धा ही हो। मैं चाहता हूं कि देवराज इस जंग में ही मर जाए। मुझे सम्राट दल का कोई भी मेंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वह उसे दल से निकला हुआ ही कोई क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बुजुर्ग अपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। मैं उसे देवराज को सुना के नाम पर कचरा लोगों को दूंगा, जो शक्ति भी रहेंगे तो होंगे, लेकिन उन्हें उसे रैंक की शक्तियां इस्तेमाल करनी तक ना आती हो। देखना देवराज इस जंग में ही मर जाएगा, उसका जीतना बिल्कुल नामुमकिन कर दूंगा। आठवें बुजुर्ग अमरीश ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर छठे बुजुर्ग भराला ने कहा, वह देवराज मुझे तो थोड़ा टेढ़ा नजर आता है, उसे संभाल कर रहना। वह जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। मुझे उसकी आंखों में एक अनुभवी योद्धा की झलक नजर आती है, जिसने कई बार जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मुझे भी उसकी आंखों में कुछ तो अजीब नजर आता है। सातवें बुजुर्ग कृपाली सिंह ने कहा, जो और जाकर इंतजाम करो जैसा मैंने कहा था। अमरेंद्र ने सभी बुजुर्गों से कहा। उसके ऐसा कहते ही सभी बुजुर्ग वहां से ले गए। दूसरी तरफ भानु अपने सबसे वफादार लोगों में से एक पवन और चमन से बात कर रहा था। भानु ने कहा, देवराज के साथ तुम दोनों भी जाओगे, लेकिन याद रहे देवराज को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग भी संजीवनी पर्वत पर जा रहे हो। तुम दोनों उसे दूर से ही उसे देखना, जब उसे तुम लोगों की मदद की जरूरत होगी तभी तुम उसकी मदद करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त किसी भी तरह का नुकसान हो। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह देवराज संजीवनी पर्वत पर जाने के लिए तैयार हो गया था। उसने रुद्र और भैरवी को अपने पास बुलाया और उन दोनों को एक एक किताब देते हुए बोला, देखो बच्चों, ये किताब लो, ये तुम्हें इस रैंक में आने वाली कुछ समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी। इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ना और इसी के अनुसार ट्रेनिंग करना, और जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करना। इस दुनिया में जीने के लिए ताकत की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा बच्चों, मैं चलता हूँ, और कुछ समझ ना आए तो तुम अपने भानु चाचा के पास चले जाना, उनसे पूछ लेना। मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। और फिर वहाँ से चला गया। उद्धरण चिन्ह। बाबा आप अपना ख्याल रखना, हम आपसे बहुत प्यार करता है। रुद्र और भैरवी दोनों ने एक साथ अपने बाबा का हाथ पकड़कर कहा। अपने बच्चों के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर देवराज की आंखें भर आए, और उसने अपने दोनों बच्चों को गले से लगाते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर देवराज ने उसे अलविदा कहा और वहां से चला गया। देवराज अपने साथ 20 शक्तिवीर रैंक के योद्धाओं को अपने साथ लेकर जा रहा था। उनकी सेना तेजी से संजीवनी पर्वत की तरफ बढ़ रही थी। उन पर दूर से दो लोग नजर रखे हुए थे। वे दोनों कोई और नहीं पवन और चमन थे, जिन्हें भानु ने भेजा था। वे दोनों चुपचाप देवराज पर अपने नजर बनाए रखे हुए थे। भैरवी और रुद्र ने अपने बाबा के दिए किताब को बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। उस किताब में शून्य रैंक से शक्तिवीर रैंक में पहुंचने तक की सारी बातें लिखी हुई थी। इस दौरान लगने वाली चीजें और उससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार से लिखा हुआ था। रुद्र ने अपनी पोटली से एक शीशी निकाली जिसमें एक हरे रंग के पाउडर भरा हुआ था, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने एक टब में हरे रंग के पाउडर को घोल दिया और खुद अपने कपड़े उतार कर उसे टब में उतर गया और ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया।
देखते ही देखते धीरे धीरे रुद्र की शक्तियां बढ़ने लगी। क्या है उसे हरे रंग के पाउडर का राज और कैसे मिली रुद्र को वह हरे रंग का पाउडर और क्या देवराज संजीवनी पर्वत को वापस ला पाएगा? आगे जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ पावर हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टोरी पर, जहां आपको हर रोज रुद्र द जर्नी ऑफ पावर के आगे के आने वाले सभी एपिसोड के ऑडियो बुक सुनने को मिलते रहेंगे। ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियो और ज़रूरी जानकारी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 13 अविंद्र की हार। रुद्र ने करिश्माई हरे पाउडर को पानी के टब में घोलकर खुद भी उस पानी के टब में उतार गया। जैसे ही उसके शरीर पानी में गया उसके पूरे शरीर में गर्माहट फैल गई। उसने उस एहसास को महसूस किया और पूरा आनंद लिया। उसने अपने शरीर में हरी रंग के पानी को अपने शरीर में जाता हुआ महसूस किया और उसके शरीर में अंदर से कुछ बदल रहा था। उसका शरीर पहले से और मजबूत हो रहा था। उसके शक्तियों के रास्ते भी मजबूत हो रहे थे और उसकी शक्तियां बढ़ने लगी। उस किताब को लिखने वाले ने बिल्कुल सही कहा है कि एक पतीला जितना मजबूत होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा पानी अपने अंदर भरकर रख सकता है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी होता है, जो जितना मजबूत होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा शक्तियों को अपने अंदर सोखने में कामयाब होगा। मन ही मन सोचते हुए कहा। और इसी तरह ट्रेनिंग करते हुए 1 हफ्ते हो गए और रुद्र ने इस दौरान 3 बार करिश्माई पाउडर का घोल बनाया और लगातार ट्रेनिंग करता रहा। जब वह ट्रेनिंग से बाहर निकल कर आया तो उसने अपनी शक्तियों की जांच की। उसकी शक्तियां 2 सितारों से बढ़कर 4 सितारों पर पहुंच गई थी। 1 हफ्ते में 3 सितारों की छलांग लगना बुरा नहीं है और अपनी शक्तियों को अपने शरीर से बाहर निकाल कर देखने लगा। उसकी शक्तियां उसके हाथों में आकर इकट्ठा होने लगी और उसके हाथों के चारों ओर हल्की पीले रंग की रोशनी दिखने लगी। मेरी शक्तियां अब पहले से ज़्यादा काबू में आ गई। पहले मुझे अपने शक्तियों को हाथों में इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब मेरी एक सोच भर से मेरे हाथों में आ गई। और यह क्या, मेरी शक्तियों का रंग भी पहले से बदल गया। पहले ये हल्का सफ़ेद हुआ करता था, लेकिन अब इसका रंग पहले से हल्के पीले रंग में बदल गया है। और मन ही मन मुस्कुराने लगा। अब मुझे उन तकनीकों को भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए जिन्हें मैंने उन लाशों से हासिल किया था, लेकिन उससे पहले मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए कि बाबा वापस आए कि नहीं। अब तक तो पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं, अब तक उन्हें लौटकर वापस आ जाना चाहिए। यही सोचकर वह कमरे से बाहर निकल गया और अपने कमरे से बाहर निकालकर वह अपनी बहन भैरवी के पास चला गया। भैरवी अपने कमरे में अपने दोनों पर मुड़कर ट्रेनिंग कर रही थी। रुद्र कमरे के बाहर दरवाजे पर ही रुक गया और फिर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक प्यारी सी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। रुद्र जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ, रुद्र भैया आप ट्रेनिंग से बाहर आ गए? भैरवी ने कहा, हाँ मैं थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग से बाहर आया और सीधा तुम्हारे पास ही आया। रुद्र ने अपनी बहन से कहा। अरे भैया आपकी शक्तियाँ थी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई? भैरवी ने पूछा। हाँ छोटी, मेरी शक्तियाँ बढ़कर अब कर 4 सितारों तक पहुँच गई है। अब मैं मध्यम योद्धा बन चुका हूँ। रुद्र ने भैरवी को जवाब दिया। अरे छोटी, तुम भी तो एक मध्यम योद्धा बन गई हो है ना? रुद्र ने भैरवी से पूछा। भैरवी ने कहा, भैया मैं भी एक मध्यम योद्धा बन चुकी हूँ, और मुस्कुराने लगी। उद्धरण चिन्ह। अच्छा छोटी, क्या बाबा की कोई खबर आई? क्या वो वापस आ गए हैं? रुद्र ने अपने बाबा के लिए फिक्र जताते हुए कहा। रुद्र की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह अपने बाबा के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था। हाँ भैया, बाबा 2 दिन पहले ही वापस आ गए, लेकिन उन्हें संजीवनी पर्वत पर हुई लड़ाई में उन्होंने सम्राट दल के लोगों को हरा दिया और वापस भागने पर मजबूर कर दिया। इसलिए बाबा को संजीवनी पर्वत की रक्षा करने की जिम्मेदारी भानु चाचा ने दिया है। इसलिए बाबा अब संजीवनी पर्वत पर ही रहते हैं और वह बिल्कुल ठीक है, आप उनकी फिक्र मत कीजिए। भैरवी ने अपने भैया को समझाते हुए कहा। और उसे धीरेन्द्र के बेटे अरविंद का क्या हुआ? क्या बाबा ने तुम्हें कुछ बताया? रुद्र ने पूछा। हाँ, वह बाबा कह रहे थे कि अरविंद अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन वह बहुत पूरी तरह से जख्मी हो गया है और कुछ महीनों तक उसका ठीक हो पाना भी मुश्किल है। भैरवी ने कहा। अच्छा, तुमने कोई तकनीक सीखने की कोशिश की या नहीं? रुद्र ने अपनी बहन से पूछा। नहीं भैया, मैं तो अभी तक कोई तकनीक नहीं सीखी, मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने पर अपनी ध्यान दे रही। भैरवी ने जवाब दिया। हाँ वह तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तकनीक को सिखाने में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तकनीक को सिखाने में वक्त लगता है और साथ में कर शक्तियों को भी बढ़ती रहना। रुद्र ने कहा। ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगी कि तकनीक पर भी महारत हासिल कर लूं। भैरवी ने कहा। ठीक है, तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, मैं चलता हूं, रुद्र ने कहा और वहां से चल दिया। रुद्र वापस अपने कमरे में चला गया और फिर वह अपनी पोटली से 2-3 कागज़ के पुराने टुकड़े निकले। उन टुकड़ों पर तकनीकों के नाम और उन्हें सीखने का तरीका लिखे हुए थे और उनमें से एक को पढ़ने लगा, रैंक 1 की वैक्यूम फिस्ट तकनीक। तो क्या रुद्रा वैक्यूम फिस्ट तकनीक को सीखकर उसमें महारत हासिल कर पाएगा या इसमें भी उसे किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा?
आगे जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ पावर हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टोरी पर, जहां आपको हर रोज रुद्र द जर्नी ऑफ पावर के आगे के आने वाले सभी एपिसोड के ऑडियो बुक सुनने को मिलते रहेंगे। ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियो और ज़रूरी जानकारी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 14 वैक्यूम फिस्ट टेक्निक। रुद्र वापस अपने कमरे में आ जाता है और अपने थैले से कुछ तकनीक के बाहर निकाल लेता है। उनमें से एक तकनीक को पढ़ाते हुए रुद्र ने कहा, वैक्यूम फीस्ट तकनीक क्लास 1 की तकनीक है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी योद्धा को अपने हाथ को एक वैक्यूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी 10 से 15 मीटर के अंदर मौजूद योद्धा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस तकनीक को परमवीर रैंक के एक योद्धा ने बनाया था और इस तकनीक की मदद से शीर्ष परमवीर रैंक की योद्धाओं को भी हराने में कामयाब हो जाते थे। ये तकनीक योद्धा की शक्तियों पर भी निर्भर करता है। योद्धा जितना शक्तिशाली और जितना इस तकनीक पर महारत हासिल करेगा, ये तकनीक उतनी ही खतरनाक होती जाएगी। इस तकनीक को 3 चरणों में सीखा जा सकता है। पहले चरण, इस तकनीक को सीखने के लिए किसी भी योद्धा को अपनी शक्तियों को किसी भी एक जगह जैसे अपने हाथ पर एकत्र करना है और उसे एक बवंडर तैयार करने की कोशिश करनी है। दूसरा चरण, बवंडर को अपने अनुसार तेज या धीमा, उल्टा या सीधा घूमने की कोशिश करनी है, जिससे आप अपनी शक्तियों के मात्रा कम या ज़्यादा करने से आप बवंडर को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। तीसरा और अंतिम चरण, इस चरण में आपको उसे बवंडर से हवा बाहर फेंकना और अंदर खींचना सीखना होता है, जिससे आप उसे बवंडर को एक वैक्यूम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें अपने शक्तियों के एक हिस्से को छुपाकर उसे हवा के साथ ही दुश्मन की तरफ भेजना होता है, जो दुश्मन से टकराते ही ब्लास्ट हो जाता है। इस हिस्से को सीखने के लिए अपने शक्तियों पर किसी योद्धा को पूर्ण कंट्रोल होने की आवश्यकता होती है। ये हिस्सा सिखाना बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन इसी को जो योद्धा सीखने में काबिल होता है, उसे योद्धा को उसके रैंक में हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रैंक 1 की सबसे खतरनाक तकनीक में से एक है। तीनों चरणों को पूरी तरह से सीखने के बाद आप इस तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेंगे। रुद्र ने उसे तकनीक को पढ़ाते हुए कहा और उसके अंदर उसे तकनीक को सीखने की बहुत तेज इच्छा नजर आने लगी। ये तकनीक तो सच में ही बहुत खतरनाक मालूम होती है, रुद्रा ने खुश होते हुए कहा और उसे तकनीक के कागज़ को हाथ में दिया और अपनी आत्मीय शक्ति को उसे कागज़ में भेज दिया। जैसे ही उसकी आत्मीय शक्ति कागज़ में गई, कागज़ पीले रंग से चमकने लगा और उस कागज़ से एक नीले रंग की रोशनी बाहर निकली और रुद्र के माथे में जाकर समा गया और उसे तेज झटका लगा। जब उसने अपने शरीर के अंदर झांक कर देखा तो उसके दिमाग में एक धुंधला शरीर नजर आ रहा था, जो उसे वैक्यूम फिस्ट तकनीक करके दिखा रहा था। लगता है ये वही बुढ़ा है जिसने ये तकनीक सालों पहले बनाई होगी, लेकिन यह मेरी दिमाग में कैसे आ गया? रुद्र ने मन ही मन सोचा। वैक्यूम फिस्ट मेरी सबसे पसंदीदा और ख़ास तकनीक में से एक थी, जो कि मैं आज तुम्हें सीखने जा रहा हूँ। मुझे देखो और सीखो। और वह बूढ़ा आदमी वैक्यूम फिस्ट तकनीक का पहला पड़ाव करके दिखाने लगा। उसके शरीर से नीले रंग की शक्तियाँ निकाली और उसके हाथों में जाकर इकट्ठा होने लगी, जो देखते ही देखते एक बवंडर में बदल गया। जो उसे बूढ़े के हाथों में घूम रहा था, उसे यूं घूमता हुआ देखकर रुद्रा उसे ही देखता रह गया। रुद्र ने भी उसे बूढ़े को देखकर ऐसा ही करने की कोशिश की। रुद्र के शरीर से हल्के पीले रंग की रोशनी धीरे धीरे उसके हाथों की तरफ बढ़ने लगी और उसके हाथों पर पीले रंग की रोशनी इकट्ठा होने लगी। लेकिन रुद्रा उसे एक बवंडर में बदलने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसकी शक्तियां इधर उधर घूम रही थी, लेकिन एक बवंडर में बदल नहीं पा रही थी। यह क्या, मेरी शक्तियां मेरे हाथों तक तो पहुंच जा रही है, लेकिन मैं इसे एक बवंडर में नहीं बदल पा रहा हूं। ये तो सच में बहुत मुश्किल काम है, रुद्रा ने नाराज होते हुए कहा। रुद्र इसी तरह से कोशिश करता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन वह भी बहुत जिद्दी था। उसने लगातार कोशिश करते रहना जारी रखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करता। इसी तरह कोशिश करते करते पूरा एक दिन हो गए, लेकिन रुद्र को अभी कोई सफलता नहीं मिली थी। लेकिन बार बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से रुद्र की शक्तियां कुछ बढ़ गई थी। वह 4थे सितारे के शीर्ष पर पहुंच चुका था और कभी भी 5वें सितारे को भी हासिल कर सकता था। चलो, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई और मैं 4थी सितारे के शीर्ष पर पहुंच गया। लेकिन मैं अभी इस तकनीक के पहले पड़ाव तक कुछ सीखने में कामयाब नहीं हो पाया हूं, तो न जाने मुझे इस पूरे तकनीक को सिखाने में और कितना समय लगने वाला है, रुद्र मन ही मन अफसोस जताते हुए कहा। रुद्र ने इसी तरह से मेहनत जारी रखी और देखते देखते 15 दिन बीत गए। इस दौरान रुद्र ने बवंडर बनाना सीख लिया था, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं रहता है। इसी तरह से 1 हफ्ते और भी बीत जाने के बाद रुद्र ने अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से काबू पा लिया था और उसने बवंडर भी तैयार कर लिया। तो क्या रुद्रा वैक्यूम फिस्ट टेक्निक को के तीनों पड़ाव को सीखने में कामयाब हो पाया गया या उसे हार मानी होगी? आगे जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ पावर हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टोरी पर, जहां आपको हर रोज रुद्र द जर्नी ऑफ पावर के आगे के आने वाले सभी एपिसोड के ऑडियो बुक सुनने को मिलते रहेंगे।
ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियो और ज़रूरी जानकारी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 15. वैक्यूम फिस्ट टेक्निक का दूसरा पड़ाव। रुद्रा ने वैक्यूम फिस्ट टेक्निक के पहले पड़ाव को पूरी सीख लिया था। फिर उसके दिमाग में एक झटके के साथ ही बूढ़े का धुंधला शरीर वापस आ गया और उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, आपने मेरी वैक्यूम फिस्ट तकनीक का पहला पड़ाव पूरी तरह से सीख लिया है। अब बारी है इस तकनीक के दूसरे पड़ाव यानी अपने शक्तियों से एक वैक्यूम बनाना, जो कि बेहद आसान है यदि आपने पहले पड़ाव को अच्छे से सीख लिया है। उद्धरण चिन्ह। और उसने वैक्यूम फिस्ट टेक्निक का दूसरा पड़ाव करके दिखाने लगा। बूढ़े आदमी ने अपने हाथों को मुट्ठी में बदला और फिर उसकी शक्तियां उसके हाथों में इकट्ठा होने लगी और देखते ही देखते बवंडर तैयार हो गया और तेजी से घूमने लगी। बूढ़े आदमी के हाथों से एक तेज हवा का झोंका निकला जो रुद्र से आकर टकराए और रुद्रा को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर बूढ़े आदमी ने अपने शक्तियों के बहाने की दिशा को बदल दिया, जिससे बवंडर उल्टा घूमने लगा और फिर रुद्रा को एक तेज खिंचाव सा महसूस होने लगा, जिससे रुद्र एक दो कदम आगे आ गया। और फिर बूढ़े आदमी ने कहा, तो तुमने देखा किस तरह से मैंने अपने शक्तियों की दिशा बदलकर बवंडर में बदलाव किया और अपने हाथों को एक वैक्यूम में बदल दिया। इसे मैं वैक्यूम हैंड कहता था। मैं इस वक्त एक आत्मा का हिस्सा मात्र हूँ, इसलिए इस तकनीक की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर नहीं सकता। जब मैं जिंदा था तो मेरे रैंक में मुझसे ताकतवर कोई भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने अपने दोनों पर मोड़कर जमीन में बैठ गया और फिर अपने दिमाग में चला गया, जहां उसने बूढ़े के बताए अनुसार अपनी शक्तियों को अपने हाथों में भेजने लगा और एक बवंडर तैयार हो गया। फिर रुद्र ने उसे बवंडर में थोड़ी और शक्तियां भेजकर उसे तेज से घूमने लगा। रुद्र के द्वारा बनाए गए बवंडर घूम तो रहे थे, लेकिन वह इतनी तेज गति से नहीं घूम रहे थे जिस तरह से बूढ़े आदमी का बवंडर घूम रहा था, और इसीलिए उसका बवंडर उतना ताकतवर नहीं था जितना कि बूढ़े आदमी का बवंडर था। रुद्र ने मन ही मन कहा, यह पड़ाव इतना भी आसान नहीं, मुझे थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। और फिर और शक्तियां अपने हाथों में भरने लगा, जिससे उसका बवंडर थोड़ी देर के लिए तेज हो गया, लेकिन देखते ही देखते हैं रुद्र थकने लगा और फिर उसके शक्तियों का बवंडर गायब हो गया। इसी तरह से दर्जनों बार नाकामयाब होने के बाद भी रुद्र ने हार नहीं मानी और लगातार तकनीक को प्रैक्टिस करता रहा। बीच बीच में जब उसकी शक्तियां बुरी तरह से खत्म हो जाती तो वह रुककर थोड़ी देर आराम करता और अपने शक्तियों को दोबारा भरने के लिए ट्रेनिंग में लग जाता। इसी तरह से उसने दर्जनों बार ट्रेनिंग की और फिर तकनीक को प्रैक्टिस किया। इसी तरह से 3 दिन और बीत गए और चौथे दिन रुद्र ने तकनीक को मास्टर कर लिया। उसके हाथों से बिल्कुल बूढ़े आदमी की तरह बवंडर तैयार होकर एक वैक्यूम हैंड तैयार करने में कामयाब हो गया। बूढ़े आदमी के आत्मा का अंश एक बार फिर से रुद्र के दिमाग में प्रकट हुआ और उसने रुद्र को बधाई देते हुए कहा, बधाई हो, तुमने वैक्यूम फिस्ट तकनीक के दूसरे पड़ाव को भी मास्टर कर लिया है। अब बारी है वैक्यूम फिस्ट तकनीक के अंतिम पड़ाव यानी कि वैक्यूम ब्लास्ट की। उद्धरण चिन्ह। और फिर वैक्यूम तकनीक को करके दिखाया। बूढ़े आदमी के हाथों में शक्तियां इकट्ठा हो गई जो देखते देखते बवंडर की तरह गोल गोल घूमने लगी और फिर बूढ़े आदमी ने उसे दूर फेंक दिया। बवंडर बूढ़े आदमी के हाथों से निकलकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही बूढ़े आदमी का हमला जमीन से टकराया, वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए और वहां पर एक बड़ा गड्ढा तैयार हो गया। इस पड़ाव को मैं वैक्यूम ब्लास्ट कहता हूँ। जब हम ये हमला तैयार करते हैं तो हम अपने शक्तियों से बनाए गए बवंडर के अंदर अपनी शक्ति का एक अंश छुपाकर दुश्मन की तरह भेजते हैं और फिर जैसे ही दुश्मन के करीब हमला पहुंचता है तो हम उसे छुपी हुई शक्तियों को एक बम की तरह धमाके में बदल देते हैं, जिससे दुश्मन पूरी तरह से चौंक जाता है और इस हमले से बच नहीं पाता है। इसीलिए इसे सरप्राइज हमला भी कहा जाता है। बूढ़े आदमी ने रुद्र को समझाते हुए कहा, एक बात और, इस पड़ाव को सीखने के लिए आपको एक खुले मैदान की आवश्यकता होती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस पड़ाव को आप सीखने के लिए खुले मैदान में चल जाए। कभी कभी इस पड़ाव को सीखते वक्त योद्धाओं के साथ कुछ गलतियों के कारण जख्मी भी हो जाता है और ऐसे में वह इस पर आपको अपने दिमाग के अंदर सीखने की कोशिश करते हैं तो उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े आदमी ने रुद्र को चेतावनी देते हुए दोबारा कहा, मुझे बूढ़े आदमी की चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं इस तकनीक के तीसरे पड़ाव को अब जंगल में ही सीखूंगा। रुद्र ने मन ही मन कहा और फिर उसने थोड़ी देर ट्रेनिंग किया। फिर उसने अपने थैले में झांक कर देखा तो पाया कि उसके सभी रिसोर्स लगभग खत्म होने को आए थे। फिर रुद्र ने अपनी शक्ति को पर एक नज़र डाली। तो क्या रुद्र की शक्तियां एक बार फिर से बढ़ाने वाले हैं और क्या रुद्रा इस महान वैक्यूम फिस्ट तकनीक को मास्टर कर पाएगा? आगे जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ पावर हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DK स्टोरी पर, जहां आपको हर रोज रुद्र द जर्नी ऑफ पावर के आगे के आने वाले सभी एपिसोड के ऑडियो बुक सुनने को मिलते रहेंगे। और गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार, मेरे नोवेल पर लाइक और कमेंट नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में यार लिखने का मन नहीं करता, तो प्लीज़ यार सपोर्ट किया करो, लाइक कमेंट करके बताया करो, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर किया करो।
प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर किया करो। 16 भैरवी के कारनामे। रुद्र ने थोड़ी देर ट्रेनिंग किया, फिर उसने अपने थैले में झांक कर देखा तो पाया कि उसके सभी रिसोर्स लगभग खत्म होने को आए थे। फिर रुद्र ने अपनी शक्ति को पर एक नज़र डाली तो देखा रुद्र एक शीर्ष योद्धा बन चुका था। उसने शक्तियों के 7वें सितारे को हासिल कर लिया था। महज 6 महीने में मेरी शक्तियां बढ़ गई है। अगर इसी तरह से रहा तो मैं 3 महीने में एक शक्ति वीर बन जाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे और रिसोर्स की ज़रूरत होगी, वरना बिना रिसोर्स के मेरा और आगे जाना मुश्किल होगा। रुद्र ने कहा, लेकिन मुझे रिसोर्स कहाँ से मिलेंगे? चलो बाहर जाकर देखते हैं क्या होता है। रुद्र ने मन ही मन कहा और कमरे से बाहर निकल गया और अपनी बहन भैरवी के कमरे में गया तो भैरवी वहां पर नहीं थी। उसने भैरवी के बारे में वहां पर मौजूद नौकर से पूछा, जो कैमरे की सफाई करने आया था। नौकर ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैडम भैरवी कहाँ गई है, लेकिन मैंने सुना जरूर था कि वह लीडर भानु से मिलने जाएगी। शायद वह वही गई हो। नौकर ने कहा। रुद्र ने ठीक है कहकर वहां से निकल गया और अपने कदम धीरे धीरे लीडर भानु के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। और कुछ ही देर में रुद्र लीडर भानु के कमरे तक पहुंच गए। फिर भानु के कमरे के सामने 2 गार्ड्स थे। रुद्र ने उनमें से एक गार्ड से कहा, मुझे लीडर भानु से मिलना है। इस गार्ड ने रुद्र से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? और फिर अंदर चला गया। फिर कुछ देर बाद गार्ड बाहर आया और फिर रुद्र को अंदर जाने दे दिया। जब रुद्र अंदर गया तो भानु अपने आलीशान कुर्सी पर बैठा हुआ था और रुद्र को ही देख रहा था। रुद्र ने भानु के सामने सिर झुकाकर नमस्ते किया। लीडर भानु ने रुद्र के नमस्ते का जवाब दिया और कहा, तो कहो रुद्र, तुम्हें मेरी याद कैसे आई? क्या तुम्हें ट्रेनिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है? रुद्र ने जवाब दिया, नहीं लीडर, मुझे ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मैं तो अपनी बहन यहाँ ढूंढते हुए यहाँ आ गया। मुझे नौकर ने बताया कि वह आपसे मिलने आई थी। हाँ रुद्र, तुम्हारी बहन भैरवी मुझे यहाँ मिलने आई तो थी और चली भी गई। लीडर भानु ने कहा, और तुम बताओ रुद्र, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? तुम केवल अपनी बहन को ढूंढते हुए तो यहाँ नहीं ही आए होंगे। भानु ने रुद्र से कहा। रुद्र ने इस बार इकार नहीं किया और उसने कहा, लीडर, मेरे पास मौजूद मेरे सारे रिसोर्स खत्म हो चुके हैं और मुझे आगे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ गोलियों और दवाइयों की ज़रूरत थी। उद्धरण चिन्ह। भानु ने पूछा, तुम्हें कौन कौन सी दवाई और गोलियों की ज़रूरत है? तुम मुझे बताओ, अगर मेरे पास हुआ तो मैं तुम्हें वह ज़रूर दूंगा। आखिरकार तुम देवराज के बेटे हो और मेरे भी बेटे जैसे ही हो। उद्धरण चिन्ह। लीडर, मुझे जख्म ठीक करने वाली गोलियां और करिश्माई पाउडर की ढेर सारी मात्रा चाहिए। तो क्या आपके पास इन दोनों दवाइयों की ढेर सारी मात्राएं होगी? अगर नहीं तो मैं कहाँ से और कैसे इन्हें हासिल कर सकता हूँ? यही जानने के लिए मैं आपके पास आया था। रुद्र ने साफ शब्दों में लीडर भानु को सब कुछ बता दिया। जख्म ठीक करने वाली लो ग्रेड की कुछ गोलियां तो मेरे पास है, लेकिन करिश्माई पाउडर ये बहुत ही खास होता है जो इस वक्त मेरे पास नहीं है। भानु ने रुद्र को एक टोकन देते हुए कहा, इस टोकन में वह सारी चीज़ तुम्हें देख सकते हो जो हमारे पास मौजूद है। तुम्हें जो भी चाहिए बाहर खड़े उन गार्डों को ये टोकन दिखा देना। वह तुम्हें तुम्हारी बताई हुई सभी दवाएं तुम्हारे कमरे में भिजवा देंगे। उद्धरण चिन्ह। और भानु की नज़र रुद्र की बढ़ी हुई शक्तियों पर गई तो भानु उसकी बढ़ी हुई शक्तियों को देखकर चौंक गया और उन्होंने कहा, तुम भी 7 सितारों वाली शीर्ष योद्धा बन गए हो। महज 6 महीने में ही तुमने वह मुकाम हासिल कर लिया। तुम्हारी काबिलियत लाजवाब है। कुछ लोगों को यहाँ तक पहुँचने में 1 साल या उससे भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र भानु की तारीफ सुनकर मुस्कुरा दिया। आपने तुम भी कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि और कौन है? उद्धरण चिन्ह। लेकिन इससे पहले कि रुद्र अपनी पूरी बात पूरी कर पाता, भानु ने उसके बीच में रोकते हुए कहा, और कौन? तुम्हारी बहन भैरवी, उसने भी 6 महीने में ही शीर्ष योद्धा बन गई। और वह तुमसे भी 2 कदम आगे है। उसके पास शक्तियों के 9 सितारे मौजूद है और वह कभी भी लेवल पर करके शक्ति वीर रैंक में पहुंच सकती है। और उसने युवा पीढ़ी के सभी योद्धाओं को भी हरा दिया है, जिसकी वजह से भैरवी से सभी डरते हैं और कबीले का हर कोई उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहता है। लेकिन भैरवी ने अब तक किसी को भी अपना टीचर बनाने के लिए हो नहीं किया। और भानु ने आहें भरते हुए कहा, देखो ना, मैं भी तो उसे आज अपना स्टूडेंट बनने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझे भी कोई जवाब नहीं दिया। भानु के चेहरे पर भैरवी को अपना स्टूडेंट ना बन पाने की उदासी साफ झलक रही थी। अब चुकाने की बारी रुद्र की थी। रुद्र ने जब अपनी बहन भैरवी के बारे में सुनाकर उसे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन उसके कारनामे सुनकर वह भी चौंक बिना नहीं रह सका। फिर भानु की आंखों में अचानक रुद्र को देखकर एक चमकसी आ गई और उसने रुद्र को ही देखते हुए कहा, क्या तुम भी किसी को अपना टीचर बनने के बारे में सोच रहे हो? और आगे कुछ भी नहीं बोल। तो क्या रुद्र भानु का स्टूडेंट बनना पसंद करेगा? आगे जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ पावर हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टोरी पर, जहां आपको हर रोज रुद्र द जर्नी ऑफ पावर के आगे के आने वाले सभी एपिसोड के ऑडियो बुक सुनने को मिलते रहेंगे। ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को
जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियो और ज़रूरी जानकारी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 17 आत्मीय शक्ति। लीडर भानु ने जब रुद्र से यह पूछा कि वह किसी को अपना टीचर बनना चाहता है या नहीं तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए उनके बात को टालने की कोशिश करते हुए ये कह दिया कि मैंने अभी किसी को भी अपना टीचर बनाने के बारे में नहीं सोचा है, मुझे इस बारे में सोचने का कुछ वक्त दे। उद्धरण चिन्ह। रुद्र नहीं चाहता था कि वह भानु या किसी को भी अपना टीचर बनकर हमेशा के लिए इसी कबीले में बंधकर नहीं रहना चाहता था। उसके मन में धीरेन्द्र और सम्राट दल के लीडर से बदला लेने की आग जल रही थी और इसके लिए उसे बहुत ताकतवर होना था, जो कि सूर्य कबीले में रहकर नहीं हुआ जा सकता था। इसीलिए रुद्र भानु या कबीले के किसी भी बुजुर्ग को अपना टीचर नहीं बनना चाहता था। भानु ने मन ही मन सोचा, ये दोनों भाई बहन बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों ही बहुत जिद्दी है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं अगर ये दोनों भाई बहन हमें टीचर बनना ही नहीं चाहते तो। और आहें भरता रह गया। रुद्र ने वापस कहा, लीडर आपने मुझे जो टोकन दिया है उसका इस्तेमाल मैं कैसे कर सकता हूँ। और रुद्र की आवाज़ सुनकर भानु वापस होश में आया। इस टोकन का इस्तेमाल करना बेहद ही आसान है। इस टोकन में बस तुम्हें अपनी आत्मीय शक्ति को इंजेक्ट करना होगा और तुम एक 7 सितारे वाले शीर्ष योद्धा बन गए हो, इसलिए तुम्हारी आत्मीय शक्ति भी इतनी तो हो ही गई होगी कि तुम इस टोकन का इस्तेमाल कर सको। ये टोकन केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जाने वाला टोकन है। इस टोकन में बस तुम्हें अपनी आत्मीय शक्ति को भेजना होता है और यह टोकन तुम्हें वह ले जाएगा जहां पर तुम वो सब खरीद सकते हो जो वहां पर बिकने के लिए आई होगी। इस टोकन पर 1000 सोने के सिक्के तक तुम खरीद सकते हो। भानु ने रुद्र को टोकन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा। रुद्र ने वैसा ही किया जैसा कि भानु ने उसे बताया था। उसने टोकन को अपने हाथ में लिया और उसमें अपनी आत्मीय शक्ति को भेजने लगा। उसकी आत्मीय शक्ति बाहर आते ही भानु उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि रुद्र की आत्मीय शक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत महसूस हो रही थी। इतनी मजबूत आत्मीय शक्ति तो किसी शक्तिवीर रैंक योद्धाओं की होती है। भानु ने रुद्र को देखते हुए मन ही मन कहा। दूसरी तरफ रुद्र टोकन में अपनी शक्तियाँ भरते ही एक बाजार नुमा जगह पर पहुँच गया, जहाँ पर उसे अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही थी। उन चीज़ों पर उनका मूल्य लिखा हुआ था। रुद्र ने देर न करते हुए उन चीज़ों में अपने काम की चीज़ ढूंढने लगा। उसे तुरंत ही जख्म ठीक करने वाली गोलियां एक बोतल में भरी हुई मिल गई, जिसके ऊपर 10 सोने के सिक्के प्रति बोतल लिखा हुआ था। रुद्र ने वहां से 10 बोतल ले ली। यह गोलियां लो लेवल की थी। रुद्र ने वहां पर कुछ और चीज़ देखी, जिसमें से एक गोली शक्तियां बढ़ाने वाली गोली थी। वह लेवल 1 की गोलियां थी, उन पर उनका मूल्य लिखा हुआ था। लेवल 1 किलो ग्रेड गोलियां प्रति बोतल 15 सोने के सिक्के, और वहीं पास में लेवल 1 मिडल लेवल गोलियां प्रति बोतल 30 सोने के सिक्के पर बिक रही थी। रुद्र ने शक्तियां बढ़ाने वाली लेवल 1 मिडल ग्रेड लेवल की 20 बोतल खरीद लिया। रुद्र ने थोड़ी देर और इधर उधर देखा। वहां पर कुछ और जड़ी बूटियां रखी हुई थी, लेकिन वह सारी रुद्र को किसी काम की नहीं लगी। इसलिए वह वापस लौट आया और वापस भानु के कमरे में उसने अपनी आंखें खोली तो भानु उसे ही एक तक घूरे जा रहा था। रुद्र ने उनसे कहा, लीडर अब मुझे जाने की इजाज़त दे। उद्धरण चिन्ह। भानु रुद्र की आवाज़ सुनकर होश में आया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ जाओ। उद्धरण चिन्ह। और मन ही मन बोला, रोका किसने है तुम्हें? जो ये दोनों भाई बहन मुझे चौंक कर ही मार डालेंगे। इन दोनों भाई बहनों से मुझे दूर ही रहना चाहिए। इन दोनों भाई बहनों से मुझे दूर ही रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। और फिर वहां से रुद्र निकालकर बाहर खड़े एक गार्ड को टोकन देते हुए कहा, गार्ड जी, इस टोकन में मौजूद सब सामान मेरे कमरे में जल्दी पहुंचा दीजिएगा प्लीज़। उद्धरण चिन्ह। उसने मन बना लिया था कि वह अपनी बहन से मिलने जाएगा, फिर वह वैक्यूम फीस्ट के तीसरे पड़ाव को प्रैक्टिस करने के लिए जंगल में जाएगा। वह अपनी बहन बैटरी को ढूंढते ढूंढते काबिले के अखाड़े में पहुंच गया, जहां बहुत सारे युवा योद्धा मौजूद थे और कुछ योद्धा आपस में दोस्ताना मैच भी कर रहे थे। मैदान बहुत बड़ा था। मैदान के चारों तरफ देखा, उसे भैरवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने थोड़ी देर और इधर उधर देखा तो उसे भैरवी कुछ लड़कियों के साथ एक कोने में बैठी हुई नजर आई। वह धीरे धीरे कदमों से भैरवी की तरफ बढ़ने लगा। कुछ युवा योद्धाओं की नज़र भी भैरवी पर ही टिकी हुई थी। बहुत सारी लड़के भैरवी की खूबसूरती के दीवाने थे और उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन भैरवी किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करती थी। इसीलिए सभी लड़के उसके पास जाने से डरते थे। भैरवी को कुछ लड़कों ने तो छोटी चुड़ैल नाम भी दे डाला था, क्योंकि जो भी लड़का उसके पास जाने की कोशिश करता है या उससे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता है तो मैं भी उसे बुरी तरह से पीट देती थी। फिर भी कुछ बहादुर लड़के उसका पीछे नहीं छोड़ रहे थे और उससे दोस्ती करने कोशिश में लगे हुए थे। एक लड़के जिसके लाल रंग के बाल थे, उसने कहा, वो देखो एक और शिकार छोटी चुड़ैल पर पिटने आ गया। देखना, उसे भी नहीं छोड़ेगी। आज तो फ्री का एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। किसी और लड़की ने कहा, लेकिन इसको पहले कभी हमारी कबीले में नहीं देखा। ये है कौन? उद्धरण चिन्ह। यार हमें भी नहीं पता ये कौन है। हमने तो इसे पहली बार यहाँ पर देखा है। छोड़ो ना यार, हमें तो फ्री का एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, एक बुरे बालों वाले लड़के ने कहा।
अखाड़े में मौजूद सभी लोगों की नज़रें रुद्र पर ही टिकी हुई थी, जो धीरे धीरे करते हुए भैरवी की तरफ बढ़ता जा रहा था। सभी को भैरवी के एक्शन मोड में आने का इंतजार था। मानव युवा पीढ़ी में सबसे हैंडसम और काबिल योद्धा माना जाने वाला एक योद्धा है जिसके हरे रंग के बाल हैं, जो उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना देता है। कबीले की आधी से ज़्यादा लड़कियां उसकी दीवानी है, लेकिन मानव का दिल भैरवी पर जाकर अटका हुआ है। उसने पूरे कबीले के सभी लड़कों को कह रखा है कि भैरवी उसकी क्रश है और वह आधे से जल्दी लड़कों को भैरवी से दूर रहता है। ये कौन लड़का है? मुझे इस लड़के की पूरी जन्म कुंडली चाहिए। यह मेरी भैरवी की तरफ जाने की उसकी हिम्मत कैसे कर सकता है? उसे पता नहीं है क्या? उसे पता नहीं कि वह किसकी क्रश की तरह बढ़ रहा है? मानव ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, जी बस, मैं अभी इसकी जन्म कुंडली निकलवा कर लाता हूँ। और वहाँ से चला गया और थोड़ी देर में वापस आया तो उसके चेहरे पर निराशा साहब झलक रही थी। बॉस, इस आदमी के बारे में तो मेरे नेटवर्क में भी कोई जानकारी नहीं है, यह अचानक से ही यहाँ आ गया है। पर क्यों ना बॉस से ही पकड़ लेते हैं और इसी से सब कुछ पूछ लेते हैं। उसने अपने बॉस को सुझाव दिया, लेकिन उसके बॉस मानव कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता इतना बकवास आइडिया दे रहे हो? अगर मैंने ऐसा किया तो भैरवी मेरे बारे में क्या सोचा? तुम सब बेकार हो, मैंने गधे की फौज पाल रखी है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ भैरवी ने रुद्र को अपनी तरफ आते हुए देख लिया था। रुद्र को देखकर भैरवी के चेहरे पर 440 वोल्ट की मुस्कान छा गई, जिसे मानव ने देख लिया था। मानव ने रुद्र के साथ भैरवी का ऐसा व्यवहार देखकर मानव ने रुद्र को अपना दुश्मन मान लिया था। तो क्या करेगा रुद्र जब उसे मानव के बारे में पता चलेगा? और क्या मानव रुद्र के जिंदगी में कोई नया तूफान लेकर आएगा या फिर रुद्रा इससे भी बचकर निकल जाएगा? जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ पावर हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टोरी पर, जहां आपको हर रोज रुद्र द जर्नी ऑफ पावर के आगे के आने वाले सभी एपिसोड के ऑडियो बुक सुनने को मिलते रहेंगे। ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। एपिसोड 18 गलतफहमी। रुद्र अपनी बहन भैरवी से मिलने जाता है, लेकिन भैरवी उसे नहीं मिलती और वह भैरवी को ढूंढते ढूंढते अखाड़े तक पहुंच जाता है, जहां भैरवी उसे मिल जाती है। लेकिन भैरवी के कुछ दीवाने रुद्र को देखकर भैरवी का दीवाना समझते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी रुद्र के बारे में नहीं जानता था। मानव, जो कि सूर्य कबीले की युवा पीढ़ी का सबसे काबिल योद्धा माना जाता है, उसने मन ही मन रुद्र को अपना दुश्मन मान लिया था। भैरवी जब रुद्र को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा जाती है और वह रुद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं। रुद्र भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। तो छुपे रुस्तम, आप बाहर आ ही गए। हो गई आपकी ट्रेनिंग पूरी? भैरवी ने अपने भाई से कहा। हाँ, मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ? तुमने तो पूरे सूर्य कबीले को ही अपना दीवाना बना लिया है। चलो दिखाओ मुझे कि तुम्हारी शक्तियाँ कितनी बढ़ गई है। मुस्कुराते हुए रुद्र ने भैरवी से कहा। फिर भैरवी ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराती रही। फिर देखते देखते उसके शरीर से शक्तियां निकलने लगी। फिर सामने आया 9 सितारे वाला शीर्ष योद्धा। सच में तुमने तो कमाल ही कर दिया। बाबा को जब ये पता चलेगा तो कितना खुश होंगे, देखना वह भागे चले जाएंगे तुमसे मिलने, रुद्र ने कहा और अपनी बहन को गले से लगा लिया। भैरवी की शक्तियों के बढ़ने के साथ ही उसकी खूबसूरती भी और ज़्यादा बढ़ गई थी। वैसे तो वह पहले से ही मन ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन शक्तियों के बढ़ने के साथ उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई थी। दूर खड़ा मानव उन दोनों को इतने करीब देखकर उसकी आंखें खून जैसे लाल हो गई थी और उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसने गुस्से में कहा, कौन है ये लड़का? इसका पूरा बायोडेटा मुझे चाहिए। मैं इसे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी क्रश को छूने की हिम्मत कैसे की? मैं इसे जान से मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। आप भी तो एक शीर्ष योद्धा बन गए हो भैया। देखना, जब बाबा को ये पता चलेगा तो खुशी के मारे फुले नहीं सुमाएंगे और भागे चले आएंगे आपसे मिलने। भैरवी ने अपने भैया से कहा। अच्छा छोटी, मैं चलता हूँ। मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए ही आया था। मैं कबीले के बाहर वाली जंगल में ट्रेनिंग के लिए जाने के बारे में सोच रहा हूँ। इस दौरान मैं वहीं पर रहूँगा। रुद्र ने कहा। भैया, आप अभी तो ट्रेनिंग से आए हैं और फिर से ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो। क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? भैरवी ने नाराजगी जताते हुए कहा। छोटी, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, रुद्र ने छोटी को मानते हुए कहा। नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करते, तभी तो आप बार बार मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। महीनों तक आप मुझे नहीं मिलते। भैरवी ने अपने भाई से नाराज होते हुए कहा। नहीं छोटी, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि अगर मैं ताकत की कमी की वजह से हमारे साथ वही अन्याय दोबारा ना हो जाए। मुझे आज भी याद है कि किस तरह से उसे धीरेंद्र हमें हमारे ही घर से आधी रात में ये कहते हुए निकाल दिया कि हम कमज़ोर हैं और हम उनके नज़रों में एक कचरे की तरह है। इस सब का हिसाब भी तो लेना है मुझे उसे धीरेंद्र से और उस दल के हर एक मेंबर से अपने बाबा की बेइज्जती का हिसाब लेना है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे ताकत चाहिए। ऐसा कहते हुए रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी।
लेकिन उसने छोटी को देखते हुए बड़े प्यार से कहा, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन आपको मुझे मदद करना पड़ेगा कि आपको 3 महीने से पहले वापस लौट कर आना है। छोटी ने कहा, लेकिन 3 ही महीने क्यों? रुद्र ने छोटी से पूछा। भैया, आपको नहीं पता, इस कबीले में हर साल युवा पीढ़ी के योद्धा के बीच एक बड़ा मुकाबला होता है जिसमें टॉप 10 में शामिल योद्धाओं को जंभोर तालाब में ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। माना जाता है कि जो भी इस तालाब में ट्रेनिंग करता है वह अन्य योद्धाओं की तुलना में जल्दी शक्तिवीर रैंक में पहुंच सकता है। और जामभर तालाब की गहराइयों में एक टावर बना है जिसमें अनोखी तकनीकें रखी गई है जो वहां जाने वाले टॉप 10 योद्धाओं को हासिल करने का मौका मिलता है। छोटी ने अपने भैया को सारी बात पूरे विस्तार से बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं 3 महीने से पहले ही लौट आऊंगा, यह मेरा तुमसे वादा है। रुद्र ने अपनी बहन छोटी से वादा करते हुए कहा, और वहां से वह चला गया। रुद्र जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसे वह सच में वह सारी दवाएं उसके कमरे में रख दी गई थी जो चीज़ उसने टोकन से खरीदी थी। साथ में एक स्टोरेज रिंग भी रखी हुई थी और उसके साथ एक चिट्ठी रखी गई थी। रुद्र ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था, रुद्रा, तुम भले ही मुझे अपना टीचर न बनना चाहो, लेकिन तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार या स्टोरेज रिंग, इसमें तुम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ रख सकते हो। उम्मीद है तुम्हें मेरा ये तोहफा पसंद आएगा। तुम्हारा बुरा लीडर भानु चाचा। रुद्र ने ये स्टोरेज रिंग पहले ही पसंद आ गई थी, लेकिन उसने ये रिंग नहीं खरीदी क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वह दूसरों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांग रहा है और बदले में वह उन्हें कुछ भी नहीं देने वाला है। इसलिए उसने ज़रूरी की चीज़ों को ही खरीदना सही समझा और यह स्टोरेज रिंग नहीं खरीदी। लेकिन शायद लीडर को ये बात पता चल गई और उन्होंने उसे स्टोरेज रिंग को भी रुद्र को खरीद कर दे दिया। रुद्र ने मन ही मन फैसला किया कि वह लीडर भानु को इसके बदले में कोई दूसरी अच्छी चीज़ जरूर देगा। उद्धरण चिन्ह। तो कौन सी चीज़ देने कर चुकाएंगे रुद्र लीडर भानु के एहसानों का बदला? और क्या 3 महीने में वापस आ पाएगा या फिर छोटी को फिर से निराश होना पड़ेगा? जाने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ पावर हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DK स्टोरी पर, जहां आपको हर रोज रुद्र द जर्नी ऑफ पावर के आगे के आने वाले सभी एपिसोड के ऑडियो बुक सुनने को मिलते रहेंगे। 19 शैडो टेक्निक। रुद्र ने जब भानु द्वारा भिजवाए गए सामानों में स्टोरेज रिंग को देखा तो उसने भानु चाचा के आसनों का बदला फ्यूचर में चुकाने का फैसला कर किया। फिर स्टोरेज रिंग को बड़े गौर से देखने लगा। स्टोरेज रिंग का अब तक कोई भी मालिक नहीं था। रुद्र ने उस पर अपनी आत्मीय शक्ति भेजी और अंगूठी पीले रंग से चमकने लगी, और फिर अंगूठी ने रुद्र को अपना मालिक मान लिया। उसने अपनी पोटली में से एक पुराना कागज़ का टुकड़ा निकाला। यह एक मूवमेंट तकनीक है, अगर मैं इस तकनीक को जाने से पहले ही मास्टर कर लेता हूं तो जंगल में मिलने वाले खतरों से बचकर निकलने में मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। और फिर उसे पढ़ने लगा। रुद्र ने उसे कागज़ मैन अपनी आत्मीय शक्ति भेजी जिससे वह कागज़ चमकने लगा और उसमें लिखी सारी बातें रुद्र के दिमाग में जाने लगी। क्लास 1 की मूवमेंट टेक्निक है। इस तकनीक का नाम शैडो टेक्निक है। इस तकनीक के इस्तेमाल से कोई भी योद्धा अपनी मौजूदा रफ्तार को दोगुनी कर सकता है। इस तकनीक के 2 पड़ाव होते हैं। पहले पड़ाव तेज रफ्तार। इस प्राणों को मास्टर करने के बाद कोई भी योद्धा अपनी मौजूदा रफ्तार को दोगुना कर सकता है। जब योद्धा इस तकनीक इस्तेमाल करता है तो उसके पीछे केवल उसकी परछाई ही नजर आती है। दूसरा पड़ाव टेलीपोर्टेशन। इस पड़ाव को मास्टर करने के बाद कोई भी योद्धा एक परछाई से दूसरी परछाई में टेलीपोर्ट कर सकता है। इस तकनीक के दूसरे पड़ाव को सीखने के लिए एक रैंक 1 का जादुई शैडो भेदिए का जादुई पत्थर की आवश्यकता होती है। रुद्र ने टेक्निक को अपने दिमाग में पढ़ते हुए कहा, लाजवाब, ये तकनीक तो मेरे लिए बिल्कुल सही है, लेकिन एक समस्या है, मेरे पास जादुई पत्थर नहीं है। इसके बिना मैं इसके दूसरे पड़ाव को नहीं सीख सकता। रुद्र ने उदास होते हुए कहा, चलो कोई नहीं, मैं इसके पहले पड़ाव को ही सीख लेता हूँ। रुद्र ने खुद को समझाते हुए कहा। रुद्र ने जैसे ही यह कहा उसके दिमाग में एक झटके के साथ ही एक धुंधला शरीर आ गया और शैडो तकनीक के पहले पड़ाव को करके दिखाने लगा। उसे परछाई ने अपने बाएं पैर को जमीन में जोर से पटका। उसके पैरों में धीरे धीरे शक्तियां जाकर इकट्ठा होने लगी और फिर वह योद्धा तेजी से भागने लगा। उसके भागने से उसके पीछे केवल काली परछाई नजर आ रही थी। रुद्र ने भी वैसे ही अपने पैरों को जमीन पर पटका और उसे अपने शक्तियों को अपने पैरों में भेजने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। उसने लगातार ऐसे ही कई बार किया। रुद्र ने ऐसा दर्जनों बार किया, तब जाकर शैडो टेक्निक के पहले पड़ाव की तरह ही तेजी से भाग पाया। रुद्र ने अब शैडो टेक्निक के पहले पड़ाव को पूरी तरह से सीख लिया। रुद्र की शक्तियां बढ़ाने के साथ ही उसकी आत्मीय शक्ति भी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उसे अब तकनीक को मास्टर करने में पहले की तरह ज़्यादा वक्त नहीं लगता। रुद्र को तकनीक को सिखाने में 12 घंटे लगे। लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से उसका चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रहा था। रुद्र ने आराम करने की बजाय अपनी शक्तियों को ट्रेन करने के बारे में सोचा। 2 घंटे ट्रेनिंग करने के बाद उसका चेहरा पहले की तरह ही खिल गया। अब तक सुबह हो चुकी थी।
इन सब से रुद्र को एक फ़ायदा हुआ है कि उसकी शक्तियाँ 7वें सितारे के चरम पर पहुँच चुकी थी और वह 8वें सितारे के बेहद करीब था, जिसे रुद्र देखकर बहुत खुश हुआ। रुद्र ने अपना सारा सामान उसे अंगूठी के अंदर डाला और फिर वह अपने कमरे से बाहर निकल गया और सीधे जंगल की तरफ जाने लगा। उसने कबीले से बाहर निकलते वक्त अपनी नई नवेली शैडो टेक्निक के इस्तेमाल से आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे केवल परछाई नजर आ रही थी। वहीं दूर से उसे एक लड़का देख रहा था। उसे मानव ने रुद्र के पीछे लगा रखा था। वह कल से रुद्र का पीछा कर रहा था, लेकिन रुद्र उसकी आंखों के सामने से ही गायब हो गया और वह कुछ भी नहीं कर सका। उसने आसपास देखा लेकिन दूसरों से आसपास कहीं भी नजर नहीं आया। रुद्र ने उसे पहले से ही देख लिया था, इसीलिए उसने उससे दूर जाने के लिए पहले ही शैडो तकनीक का इस्तेमाल किया था। वह कुछ ही देर में काबिले से बहुत दूर जंगल में पहुंच गया था। एक सुनसान जंगल में पेड़ों के बीच से होता हुआ एक परछाई तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके आगे बढ़ने से पेड़ों के बीच तेज हवा का झोंका पत्तों को लगता और पत्ते उड़ने लगते हैं। वह कोई और नहीं अपना रुद्र था। रुद्र तेजी से आगे बढ़ते हुए एक झील के किनारे एक गुफा के पास जाकर रुकता है। वह गुफा को देखते हुए बोलता है, ये जगह मेरी ट्रेनिंग के लिए एकदम सही रहेगी। रुद्र को जंगल में पहुंचने तक रात हो गई थी और जंगल में जंगली जानवरों के गुर्राने और दहाड़ने की आवाज़ आने आ रही थी। इसलिए उसने गुफा में ही ट्रेनिंग करने का फैसला किया। रुद्र ने गुफा के बाहर आग लगा दी, जिससे जंगली जानवर गुफा के पास ना आए और उसे ट्रेनिंग करने में कोई भी परेशानी ना हो। गुफा में काफ़ी अंधेरा होने के कारण रुद्र को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक चमकीला मोती निकाला और उसे गुफा की चारों कोने पर लगा दिया, जिससे गुफा में रोशनी फैल गई और अपनी आत्मीय शक्ति को चारों तरफ फैला दिया, जिससे उसे आसपास में होने वाली हलचल का पता चलत रहे। और अपने पैरों को मोड़कर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया और अपनी शक्तियों को ट्रेन करने में लग गया। तो क्या रुद्र यहाँ शांति से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पाएगा या फिर यहाँ भी कोई उसे परेशान करने आ जाएगा? और क्या रुद्र अपने वैक्यूम फिस्ट तकनीक के तीसरे पड़ाव को भी मास्टर कर पाएगा? आगे जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ पावर हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टोरी पर, जहां आपको हर रोज रुद्र द जर्नी ऑफ पावर के आगे के आने वाले सभी एपिसोड के ऑडियो बुक सुनने को मिलते रहेंगे। 20 वैक्यूम फिस्ट टेक्निक का तीसरा पड़ाव। रुद्र ने अपनी आत्मीय शक्तियों को गुफा के चारों ओर फैला दिया था, जिसकी वजह से उसे आसपास हो रहे जंगली जानवरों के हलचल के बारे में पता चलत रहे और वह खुद गुफा के अंदर अपनी शक्तियों को ट्रेन करता रहा। अगली सुबह रुद्र अपनी ट्रेनिंग जल्दी से खत्म करता है और फिर गुफा से बाहर आकर अपनी अकड़ी हुई पीठ सीधी करता है। चलो, जानवरों ने मुझे रात में परेशान नहीं किया, अब वक्त है मेरी तकनीक के तीसरे पड़ाव को मास्टर करने का, रुद्र ने अपने आप से कहा और फिर एक जगह ढूंढने लगा जहां वह बिना किसी परेशानी के अपनी तकनीक को मास्टर कर सके। कुछ ही देर में उसे एक जगह मिल गया। उसने शैडो टेक्निकल इस्तेमाल किया और तेजी से उसे जगह पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपने वैक्यूम हैंड तकनीक के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके हाथों में एक छोटा सा बवंडर तैयार हो गया। रुद्र ने उस बवंडर में अपने शक्तियों के एक छोटा सा हिस्सा छुपा दिया और उसे सामने के एक बड़े से पेड़ की तरफ भेज दिया। बवंडर तेजी से घूमते हुए पेड़ से जाकर टकरा गया। टक्कर जोरदार हुई थी, जिसके कारण पेड़ हिल गया, लेकिन जैसा रुद्र ने सोचा था बिल्कुल ठीक उसका उल्टा हुआ। पेड़ से टकराने के बाद कोई धमाका नहीं हुआ। इससे रुद्र निराशा हो गया। उसने एक बार फिर अपने दिमाग में तकनीक को पढ़ा। रुद्र हर रोज इसी तरह से वैक्यूम ब्लास्ट तकनीक की प्रैक्टिस करता रहने के बावजूद भी उसे किसी भी तरह की सफलता हासिल नहीं हो रही थी। मैंने सब कुछ सही था, लेकिन तो धमाका क्यों नहीं? रुद्र ने परेशान होते हुए अपने आप से कहा और रुद्र ने बार बार धमाके करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। रुद्र ने उस बूढ़े आदमी की परछाई को एक बार फिर से याद किया और वह बूढ़ा आदमी दोबारा प्रकट हो गया और वैक्यूम ब्लास्ट टेक्निक को करके दिखाने लगा। इस बार रुद्र ने उस बूढ़े को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसे समझ में आ गया कि उससे गलती कहाँ हो रही थी। जैसे रुद्र ने अपनी उस गलती को सुधार और फिर तकनीक को इस्तेमाल करने लगा। जब रुद्र इस बार अपनी तकनीक इस्तेमाल की तो उसे सफलता मिल गई। वहीं सफलतापूर्वक धमाका करने में कामयाब हो गया। वैक्यूम ब्लास्ट तकनीक को करने के लिए अपनी शक्तियों में अपनी सोच का एक हिस्सा भी डालना होता है, जिससे शक्तियों में खुद की एक समझ तैयार हो जाती है और फिर वह आपकी एक सोच के साथ ही दुश्मनों से टकराने पर एक धमाका हो जाता है। इस हमले के इस्तेमाल करते वक्त आपके मन में अपने दुश्मनों के प्रति जो गुस्सा होता है वही इस हमले को और भी ज़्यादा खतरनाक बनता है। आप यदि इस हमले को बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ इस्तेमाल करते हैं तो यह और भी ज़्यादा खतरनाक हमला हो जाता है। रुद्र ने जब दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो वह नहीं कर पाया। ऐसा ही रहा तो मेरे लिए इस हमले का इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा और इस हमले को तैयार करने में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ भी खर्च होती हैं, रुद्र ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। रुद्र को अपने हमले में अपनी सोच का एक हिस्सा डालने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए रुद्र ने इसी पर काम करने का फैसला किया और वह लगातार अपने ध्यान को केंद्रित करने में लगा रहा था।
रुद्र ने अपने एक ही हमले में लगभग अपनी 80% शक्तियाँ खर्च कर दी थी। इसलिए वह वापस गुफा में चला गया और ट्रेनिंग करने लगा। लगभग 3 घंटे ट्रेनिंग करने के बाद रुद्र अपने ट्रेनिंग से बाहर आया। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक बॉथ टब निकाला और उसमें झील से पानी भर दिया और उसमें करिश्माई पाउडर डाल दिया और अपने कपड़े उतारकर उसमें चला गया और अपनी आत्मीय शक्ति गुफा में चारों तरफ फैला दिया और ट्रेनिंग करने लगा। रुद्र का शरीर अभी उसकी बीमारी की वजह से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था, इसीलिए उसे करिश्माई पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसका शरीर मजबूत हो ही रहा था और दूसरों की तुलना में उसे अपना रैंक बढ़ाने के लिए और ज़्यादा शक्तियों की ज़रूरत पड़ती थी। इसी तरह से रुद्र ने अपना एक रूटीन तैयार कर लिया था। वह दोपहर को अपनी तकनीक की प्रैक्टिस करता, शाम को वह करिश्माई पाउडर के टब में बैठकर अपने शक्तियों को ट्रेन करता और सुबह जानवरों के शिकार के निकलता। इस तरह रुद्र जंगल में कई तिलिस्मी जानवरों को मारा और उनसे उनका तिलिस्मी पत्थर भी हासिल किया और साथ ही जंगल में पाए जाने वाले कुछ अनोखे जड़ी बूटियां को भी इकट्ठा किया। रुद्र उन तिलिस्मी पत्थर और जड़ी बूटियां को शहर के नीलामी बाजार में बेचकर उनके बदले कुछ और दवाएं और हथियार लेने के बारे में सोच रहा था। इस दौरान उसने अपनी शक्तियों को ट्रेन करते हुए 9वें सितारे पर पहुंच गई थी। इस तरह से जंगल में रुद्र को 2.5 महीने से भी ज़्यादा दिन हो चुके थे, इसलिए रुद्र जंगल से जाने के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसे दूर से तिलिस्मी जानवर की जोरदार दहाड़ने की आवाज़ सुना। उसे आवाज़ को सुनकर रुद्र ने अपनी आत्मीय शक्तियों को आसपास फैला दिया और आसपास उस कुछ मजबूत शक्तियाँ महसूस हो रही थी। तो ये भयानक आवाज़ की तिलिस्मी जानवर की थी और कौन था? उसे तिलिस्मी जानवर से लड़ने वाला इंसान जिसको रुद्र महसूस कर पा रहा था। जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ पावर हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टोरी पर, जहां आपको हर रोज रुद्र द जर्नी ऑफ पावर के आगे के आने वाले सभी एपिसोड के ऑडियो बुक सुनने को मिलते रहेंगे। और गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार, मेरे नोवेल पर लाइक और कमेंट नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में यार लिखने का मन नहीं करता, तो प्लीज़ यार सपोर्ट किया करो, लाइक कमेंट करके बताया करो, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर किया करो। प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर किया करो।